नमस्कार दोस्तों। एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another form. आत्मा अजर है, अमर। ये अपना बस प्रारूप बदलती है एक रूप से दूसरे रूप में। 2022 का नोबेल प्राइज जो क्वांटम फिजिक्स के वर्ल्ड को दर्शाता है, इसमें 3 साइंटिस्ट एंटन जेलिंगर एंड जॉन क्लोजर और एलन एस्पेक्ट को दिया गया है। ये उन स्टेटमेंट जो मैं आपको बताया जिसका फॉर्मूला E=mc² अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, उसको गलत साबित किया। अब गलत साबित करने का मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आइंस्टीन के मुताबिक दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल नेचर जो लाइट है, उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब ये चीज ऑब्जर्वेशन की स्पीड से कम है। अब मैं ये क्यों बोला कि ऑब्जर्वेशन की स्पीड से कम है, क्योंकि एक ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसका नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब एंटेंगलमेंट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई 2 आदमी आपस में ऐसे सिंक्रोनाइज्ड है, जब एक अगर सत्य बोल रहा हो तो दूसरा ऑपोजिटली उसको फॉल्स बोल रहा होगा। अब ऐसे समझ सकते हैं इसको, जैसे कि आपके पास एक पेयर ऑफ शूज है तो एक आपके पास राइट का होगा, एक लेफ्ट का होगा। अब मान लीजिए मिसाल के तौर पर कि अगर आपका एक जूता खो जाता है तो दूसरा जो नहीं खोया है वो आपको ऑटोमेटिक कैसे पता चलेगा, जैसे खोया था वो लेफ्ट वाला था तो जो नहीं खोया है वो राइट वाला होगा। अब इंटेंगलमेंट का मतलब ये होता है कि सिंक्रोनाइज्ड होना। अभी मैंने आपसे कहा कि ऑब्जर्वेशन की गति, अब चूंकि लाइट के हिसाब से जो फोटॉन्स पार्टिकल है वो सबसे रफ्तार में चल रहे हैं और उनकी रफ्तार से आगे अगर कोई भी चीज जाती है तो E=mc² के फॉर्मूले से वो ऑब्जेक्ट एनर्जी में बदल जाएगी अगर वो उस स्पीड से जा रही है तो। अब 3 साइंटिस्ट जिनका मैंने आपको नाम लिया है, जॉन क्लोजर, एंटन जेलिंगर और एलन एस्पेक्ट। अब इन्होंने एक रिमार्केबल थ्योरी को प्रूव किया है। अब आइंस्टीन बहुत हद तक क्वांटम थ्योरी को नहीं मानते थे। अब इस इंटेंगलमेंट को नहीं मानने का मतलब ये था कि बिहाइंड द सीन क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पे क्या होती है, इस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि पार्टिकल्स ड्यूअल नेचर का होता है। अब ड्यूअल नेचर का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल जिसको आप ऑब्जर्वेशन के तहत देख रहे होते हैं तब वो पार्टिकल नेचर का होता है, बट जब आप उसको ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे होते हैं उस समय वो एक वेव नेचर का बन जाता है। अब इससे आइंस्टीन का कहना यह था कि डू यू see moon when it exists or when you don't see it does not exist। इसका मतलब ये है कि जब आप मून को देख रहे होते हो क्या उसी समय पे वो उस जगह पे रहता है, अगर नहीं देख रहे हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। which basically means कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेव नेचर में है तो वो तो वेव नेचर है, फ्लोइंग नेचर, बट पार्टिकल नेचर है। जब आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, पार्टिकल नेचर है। ऑब्जर्वेशन की गति, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स, स्पिरिचुअल साइंसेस हैं जिनमें ये सॉल्यूशन मिलता है कि जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट बोला था कि आत्मा अजर है, अमर है, ये बस अपना प्रारूप बदलती है एक रूप से दूसरे रूप। ये गीता में पहले ही इसका जवाब हमें मिल चुका था हजारों साल पहले। बट दिक्कत की बात यह है कि हम लोग उतना रिसर्च नहीं करते इस पे, इतना उस पर खोजते नहीं है कि क्या ये रियलिटी है, स्पिरिचुअल साइंसेस क्या है। इस वीडियो में भी मैं आपको इस ऑब्जर्वेशन स्पीड के बारे में बताऊंगा जिसका साइंस से रिलेटेड गीता के रूप में इसका सॉल्यूशन है। अब बात उस समय की है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। अब युद्ध शुरू होने के पहले दुर्योधन द्यूत क्रीड़ा का गेम खेला। द्यूत क्रीड़ा का मतलब ये होता है कि उन्होंने, दुर्योधन एंड उनकी सभी पार्टी ने एक गेम रचाया जो कि चौसर का गेम होता है, और वो चौसर के गेम में युधिष्ठिर को आमंत्रित किया। अब युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के बाद चूंकि युधिष्ठिर को खेलना उतना अच्छा नहीं आता था, क्योंकि चौसर का जो मास्टर थे वो शकुनी मामा थे। अब उनके पास चौसर की सारी कंट्रोल थी, वहां से उनके हिसाब से चलते थे, तो ऑब्वियसली युधिष्ठिर को, अब युधिष्ठिर जब गए खेलने तो उनको हारना पड़ा। एक टाइम गेम हारने के बाद महाराज जो वहां के हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र, उन्होंने सब कुछ लौटा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ना बिल्कुल सब कुछ गलत हो रहा है, तो उन्होंने लौटा दिए सारे राज्य जो युधिष्ठिर ने हारे थे। बट सेकेंड टाइम फिर दुर्योधन के जिद के कारण फिर से उन्होंने उनको युधिष्ठिर को आमंत्रित करना पड़ा, मतलब धृतराष्ट्र को आमंत्रित करना पड़ा युधिष्ठिर को। अब इन सभी स्टेप को स्किप करने के बाद मैं यही बताऊंगा कि एट द एंड क्या हुआ था कि दुर्योधन ने सभी को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब ये कहानी उसी 12 वर्ष के, मतलब जो वनवास था उसी में एक बार ही क्या बात है, 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जंगल में थे और सब बहुत प्यासे थे, सबको बहुत प्यासे। तो सबसे पहले होता क्या है कि जब जो सबसे छोटा होता है उनको हम लोग भेज देते हैं कि छोटे तू जा पानी लेके आ। तो सबसे छोटे थे नकुल। हम नकुल को बोला कि नकुल तू जा पानी लेके आ, हम लोग को प्यास लगी है। हम नकुल गए पानी लाने गए तो वहाँ पे दूर देखा तो तालाब है, तालाब के पास गए, वहाँ पे पानी लेके आए, पानी लाने गए। अब पानी लाने जैसे ही हाथ डालते हैं पानी लाने के लिए, तो वहाँ पे एक ऐसी बॉडी प्रकट होती है जो उनको रोकती है कि आपको पानी लेने के पहले हमारे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे।
अभी क्वेश्चन के जवाब आप नकुल देगी नहीं मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीने दो, फिर आप जितने क्वेश्चन होगा पूछ लेना। वो दोबारा उनको रोकते हैं, मना करते हैं कि आपको ये पानी पीने से पहले जवाब देना पड़ेगा। उसके बावजूद नकुल उनको पानी पी लेते हैं। फिर होता क्या है कि वो बेहोश हो जाते हैं, फेंट आउट हो जाते हैं। बहुत समय बीतता है और टाइम बीतता है, तो इधर सहदेव इन सबको पता चलता है कि अभी तक वो नकुल आया क्यों नहीं पानी लाने के लिए। तो फिर वो बोलते हैं सहदेव तू जा। सहदेव जाता है, सब सहदेव को भी वही दिखता है। सहदेव दिखता है कि नकुल यहाँ पे लेटा गया है। अच्छा, हो सकता है कि ये पानी पीने के नहीं पिया हो, इसके कारण आते आते बेहोश हो गया। फिर वो भी जाके सोचा कि मैं इनको पहले पानी पी लेता हूँ, फिर इसे भी पानी छिड़क के उठा लूंगा। फिर क्या करता है कि वो पानी पीने की कोशिश करता है। सेम वो आती थी, वो डिवाइन आवाज आती है, वो कहती है कि आपको पानी पीने से पहले क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। अब होता क्या है कि सारे सिलसिलों के तहत भीम तक, यानी इसके बाद सहदेव भी बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद अर्जुन आते हैं, वो भी बेहोश, भीम तक सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं। अब युधिष्ठिर को लगता है कि हो क्या रहा है, मतलब सभी के सभी जा रहे हैं पानी लाने के लिए, लेकिन कोई आ नहीं रहा वापस। अब उनको शंका की, सभी के सभी चले गए। अब जाके वहां पे देखते हैं, अब ये भी जाते हैं कि मतलब देखते हैं कि होता क्या है। फिर जब ये गए देखने वहां पे, इनको पता चला कि ये तो पूरा मतलब गेम ही बदल रखा है, सभी के सभी बेहोश रखे हैं। फिर इन ये सोचते हैं कि दुनिया में केवल यमराज के पास ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारे भाइयों को बेहोश करके रख सकती है। अब इनको भी चूंकि बहुत प्यास लगा हुआ होता है, तो ये क्या करते हैं कि मैं सोचता हूँ पहले ये सभी वैसे ही बेहोश हुए होंगे, तो मैं ना पहले पानी पी लेता हूँ, फिर इन सबको भी उठाने की कोशिश करूंगा। तो वो सेम काम करते हैं कि वो पानी पीने जाते हैं। पानी पीने जाते हैं तो उनको प्यास लगती है, प्यास लगी होती है तो कोशिश करते हैं, जैसे ही मुंह पे डालते हैं हाथ, तो फिर से वो डिवाइन पर्सनालिटी जो होती है वो रोकती है इनको। अब अपने सभी भाइयों की तरह ये उतने चंचल नहीं होते। अब ये वेट करते हैं वहां पे, रुकते हैं, कोशिश करते हैं कि अब इनके ये जो पर्सनालिटी आई है वो क्यों आई है, क्यों हमसे कुछ पूछना चाह रही है। तो वो खड़े होते हैं, प्रकट होते हैं, वो जो डिवाइन पर्सनालिटी होते हैं वो बोलते हैं कि आपको पानी पीने से पहले, जल लेने से पहले, जल ग्रहण करने से पहले आपको कुछ सवाल तय करना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। सीक्वेंसेस ऑफ क्वेश्चंस हैं। अब युधिष्ठिर का जवाब होता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो आश्चर्य है वो है मृत्यु का आश्चर्य। पूछा क्यों? क्योंकि दुनिया में सबको पता है कि कभी ना कभी मरना है, लेकिन क्यों मरना है? सब लोग जिंदा रहने की चाह रखते हैं, तो इससे बड़ा आश्चर्य कुछ भी नहीं है। दूसरा सवाल होता है कि दुनिया में किसको अज्ञानता ने दुनिया किस चीज से ढका हुआ है? तो युधिष्ठिर का जवाब होता है कि दुनिया अज्ञानता से ढका हुआ है। तीसरा सवाल जो होता है, जो कि अभी हम लोग जो स्टडी करते हैं, अभी जो सीरीज ऑफ स्टडी है, तीसरा सवाल होता है कि सबसे फास्टेस्ट गति किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये फास्टेस्ट गति है मन की गति। अब मन की गति को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन की गति। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी सोचिए कि ब्लैक होल पे आप हैं, तो वो ब्लैक होल पे आपका मन चला गया, ऑब्जर्वेशन की गति वहां पे पहुंच गई। Which means कि इसका जवाब हमको मिलता है कि जो अभी हम लोग खोजते आ रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन की गति, जो कि तीनों साइंटिस्ट द्वारा प्रूव किया गया कि ऑब्जर्वेशन की गति सबसे फास्ट है, क्योंकि अभी हम लोग साइंस में देखते आ रहे हैं, वो यहाँ पे प्रूव हो गई। इसका सॉल्यूशन हमको यहाँ से स्पिरिचुअल साइंस में मिल गया। अब स्पिरिचुअल साइंस का ऑब्जर्वेशन ऐसे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इंटेंगलमेंट जब ये शब्द हमने यूज किया था, उसमें सिंक्रोनाइजेशन कहा। तो इंटेंगलमेंट और सिंक्रोनाइजेशन कैसे हुआ? एक सिक्का लेते हैं, एक सिक्का का एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है टेल। अब मान के चलिए कि एक पार्ट अगर आप एक सेकंड पहले देख रहे होते हैं, तो उसी सेकंड में दूसरा पार्ट टेल उसके ऑपोजिट में होता है। अब ये दोनों सिक्के को आपस में अलग कीजिए। अब अलग दोनों, एक पार्ट को अलग कीजिए, दूसरे पार्ट को ऐसा अलग कीजिए कि एक तरफ का एक सिक्का हेड हो, दूसरी तरफ का दूसरा सिक्का जो कि कन्वर्ट हो चुका है अलग होने के बाद वो टेल है। अब एक काम कीजिए कि एक बार में सिक्के को अपने पास रखिए, दूसरे सिक्के को आप ब्लैक होल में लेके चले जाइए। अब ये जो ब्लैक होल पे आप लेके जा चुके हैं इस सिक्के को, होगा क्या कि ये स्पिन हो रही है, ऐसे स्पिन होती है। फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप स्टॉप करते हो, उनका मोमेंटम स्टॉप करते हो, तो एक जगह आपको हेड दिखता है। तो उसी टाइम पे जो सिंक्रोनाइज पार्टिकल, जो सिंक्रोनाइज सिक्का जो ब्लैक होल पे होगा, वो उसकी आप स्पीड निकाल सकते हो। यहाँ पे स्पीड उसकी आप मतलब ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो कि वो क्या था, ये देखते हुए कि अभी क्या है। एक तरफ हेड था तो आप ऑटोमेटिक कह सकते हो कि उस जगह पे टेल रहा होगा। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये तो ऑब्जर्वेशन की गति, लाइट के स्पीड को इरेडिकेट कर दी। अब होना क्या चाहिए था कि दुनिया में कोई भी चीज लाइट से फास्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी आप होता है। आप देखिए होगी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन फास्ट ट्रांसफर होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में। फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होता है, जो कि इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, उसमें लाइट को यूज किया जाता है एज ए ट्रांसफर मीडियम। और उसमें भी लाइट क्योंकि सबसे फास्ट है, इसलिए जैसे कॉपर भी यूज किया जाता है, बट कॉपर से भी फास्ट होता है लाइट, जैसे फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में यूज किया जाता है, क्योंकि वो सबसे फास्ट होता है। अब अगर कोई चीज इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए लाइट के स्पीड से भी ज्यादा हो रखी है, विच इज नॉट पॉसिबल,
बट इस केस में पॉसिबल था। हमारे से यह कहना था कि कुछ हिडन वेरिएबल्स होते हैं। अब वो चूंकि इन कॉन्सेप्ट पे उतना भरोसा नहीं करते थे, उनको लगता था कि ना कुछ चीजें हैं, ये रैंडमनेस है, मतलब आइंस्टीन इसको कहते थे कि ये रैंडमनेस है। रैंडमनेस का सॉल्यूशन अभी नहीं है क्योंकि हम लोग हिडन वेरिएबल्स को फाइंड आउट नहीं कर पाए, बट हाँ सूनर इट विल कम आउट और हम इसको ऐसा बताएंगे। अब ये चीज वो तो नहीं बता पाए, बट हाँ आगे चल के ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, जॉन क्लॉजर, एंटन जेलिंगर और एलन एस्पेक्ट, इन्होंने आके प्रूव कर दिया ये एक्सपेरिमेंट्स में। ये पूरी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या की थी उन्होंने, तो वो हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अभी के लिए इतना मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल साइंसेस जितने भी हैं हमारे पास, उनमें हम लोग ज्यादा रिसर्च नहीं करते, उनमें खोजते नहीं है अपने क्वेश्चंस के जवाब को। इवन जिंदगी के जवाब भी और प्रैक्टिकल साइंसेस, आधुनिक साइंसेस जितनी थी उससे बहुत हद तक डेवलप साइंसेस हमारे पहले के जमाने में थे। बहुत सारे अस्त्र वगैरह जितने भी आप देख रहे होते हैं, ब्रह्मास्त्र था, तो वो सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन से कम थोड़ी है। और वो सारे वेपन्स जो अभी के टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे। अभी हम लोग पोर्टल के बारे में पढ़ते हैं। पोर्टल करने का मतलब कि वॉर्म होल। अभी कुछ समय पहले थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें वार्म होल क्रिएट किया गया है। अब ये वार्म होल, अब जो आप डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज वगैरह में देखते हो उनकी वार्म होल क्या होता है, वार्म होल मतलब कि एक पोर्टल ऐसे खोल दिया, उस पोर्टल के बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। अब उस समय भी ऐसी साइंसेस थी कि अब मैं किसी को अंतर्ध्यान होकर बुलाता हूँ, मतलब ऐसे अंतर्ध्यान नहीं, मतलब बुलाता हूँ और वो आदमी उसी जगह पे प्रकट हो जाता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज की गति हुई, आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की गति कैसे समझ सकते हैं कि तीनों लोग थे, धरती, पाताल और पूरा स्वर्ग लोक। तो इस तीनों लोक में अब डिस्टेंसेस तो बहुत हो सकती है ना। यूनिवर्स कितनी बड़ी है, इसका कोई अनुमान नहीं, हर टाइम एक्सपैंड हो रही है, तो कितनी बड़ी होगी। अब उसमें अगर हमने किसी का आह्वान किया, किसी को बुलाया, तो उसी टाइम अगर आ गए तो वो तो ऑब्जर्वेशन की गति मतलब मेरे कॉलिंग की गति और उनके आने की गति, मतलब ये तो लाइट की गति खत्म ही हो गई यहाँ पे। तो इसी हद तक हम लोग इस साइंसेस में रिसर्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बट हाँ उतना हद तक हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं अपने वैदिक साइंसेस में, अपने स्पिरिचुअल साइंसेस में, जहाँ से हमें करना चाहिए, जहाँ से हमें रियल जवाब मिलता है। और जिस सवाल का जवाब आपको साइंस नहीं देता है, उस सवाल का जवाब आपको धर्म देता है, बहुत धर्म देता है। तो दोस्तों इसी शब्द के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। आने वाले वीडियोस में आपको मैं इन तीनों साइंटिस्ट्स के द्वारा जो हर एक एक्सपेरिमेंट्स कैसे कैसे किए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, कीप रिसर्चिंग। गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। इस तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।